नमस्कार दोस्तों। यह हिस्ट्री का शानदार फैक्ट है। प्रेक्षक की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये दैनिक भास्कर ऐप है। इसमें बड़े तरीके से वीडियो फोटो दे रखे हैं जिससे कि कंसेप्ट को समझने में अपन को आसानी रहेगी। तो चलिए हर एक फैक्ट को तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं और जो प्रेक्षक की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य आएंगे उनको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। तो ये अपना पार्ट 3 है ना। महाराष्ट्र कहानी के पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, अब ये 3 है। ठीक है ना। तो चलिए क्या कह रहा है देखते हैं। 1 जनवरी 1818 को पुणे के नजदीक भीमा कोरेगांव में पेशवा बाजीराव द्वितीय 28,000 मराठाओं के साथ अंग्रेजों के कब्जे वाले पुणे पर हमले की योजना बना रहे थे। रास्ते में मिली ईस्ट इंडिया कंपनी की 800 सैनिकों वाली टुकड़ी में ज्यादातर सैनिक भारतीय मूल के महार दलित थे। इस सेना ने पेशवाओं को कामयाब नहीं होने दिया। महाराष्ट्र के दलित नेता आज भी मराठों पर ब्रिटिश फौज की इस जीत का जश्न मनाते हैं। नमस्कार, महाराष्ट्र की कहानी सीरीज के तीसरे और आखिरी एपिसोड में जानेंगे देश की राजनीति में महाराष्ट्र का अहम क्यों है, दलितों के आंदोलन और आजादी के 13 साल बाद कैसे बना अलग महाराष्ट्र, अछूतों के अधिकारों की लड़ाई वाली धरती। इतिहासकारों के मुताबिक पेशवाओं के शासन के दौरान नगर में प्रवेश करते समय महारों को अपने कमर में झाड़ू बांधकर चलना होता था, जिससे पैरों के निशान मिटते चले। शरीर पर लटके बर्तन पर ही थूकने की इजाजत थी। यहाँ तक कि मंदिर में भी उनका जाना मना था। पेशवाओं ने महारों को अपनी सेना में नहीं रखा, इसीलिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों है, दलितों के आंदोलन और आजादी के 13 साल बाद कैसे बना अलग महाराष्ट्र, अछूतों के अधिकारों की लड़ाई वाली धरती। इतिहासकारों के मुताबिक पेशवाओं के शासन के दौरान नगर में प्रवेश करते समय महारों को अपने कमर में झाड़ू बांधकर चलना होता था, जिससे पैरों के निशान मिटते चले। शरीर पर लटके बर्तन पर ही थूकने की इजाजत थी। यहाँ तक कि मंदिर में भी उनका जाना मना था। पेशवाओं ने महारों को अपनी सेना में नहीं रखा, इसीलिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो लिए। छुआछूत, जातियों में भेदभाव और समाज में असमानता की वजह से महाराष्ट्र की धरती पर कई सामाजिक आंदोलन हुए, जैसे महाड सत्याग्रह, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने झीलों और तालाबों से दलितों को भी पानी लेने की अनुमति दिलाई। इसके अलावा कालाराम मंदिर में प्रवेश की लड़ाई और पूना पैक्ट, जिसमें दलित आरक्षण के लिए महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर आमने सामने आ गए थे। दरअसल 16 अगस्त 1932 को अंबेडकर की कोशिशों से ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोट का अधिकार दिया। महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि इससे दलित हिंदुओं से अलग हो जाएंगे। 18 सितंबर 1918 को गांधी ने ऐलान कर दिया कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो वो मरते दम तक उपवास रखेंगे। 22 सितंबर 1918 को अंबेडकर गांधी से मिलने पुणे के यरवदा जेल पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। फिर तमिल नेता MC राजा ने अंबेडकर को समझाया कि देश के लोग दलितों के बारे में हमेशा यही मानसिकता बनाए रखेंगे कि इन्होंने गांधी जी की जान के लिए भी समझौता नहीं किया। आखिरकार 25 सितंबर की शाम पूना पैक्ट साइन हुआ और तय हुआ कि दलित भी अपर कास्ट हिंदुओं के साथ ही वोट करेंगे। महाराष्ट्र में कैसे लड़ी गई आजादी की लड़ाई। 1893 में महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर गणेशोत्सव की शुरुआत की। उन्हें लगा कि इस बहाने समाज के हर वर्ग के लोगों को इकट्ठा कर स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में बदला जा सकता है। लोग इस मुहिम से जुड़े। गणेश विसर्जन के दौरान तिलक ने देशभक्ति के नारे, गीत और भाषण के जरिए लोगों में आजादी की मांग को जगाया। इसके अलावा कांग्रेस की विचारधारा से मेल न खाने की वजह से नागपुर के केशव बलिराम हेडगेवार को हिंदुओं के लिए अलग संगठन बनाने का ख्याल आया। 27 सितंबर 1925 को हेडगेवार ने नए संघ की नींव रखी और 17 अप्रैल 1926 को इसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS रखा गया, जो आज देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। बॉम्बे और संयुक्त महाराष्ट्र बनने की कहानी। कई सबूतों के आधार पर कहा जाता है कि मुंबई शहर कभी हेप्टेनेसिया यानी 7 द्वीपों का समूह हुआ करता था। करीब 300 ईसा पूर्व से लेकर 1348 तक कई हिंदू वंशों ने इन पर राज किया। 1391 से लेकर 1534 तक ये आइलैंड सुल्तान बहादुर शाह के कंट्रोल में था। 1498 में वास्को डी गामा पहले यूरोपियन ट्रेडर के तौर पर यहाँ आए। 16वीं शताब्दी में मुगलों को हराकर पुर्तगालियों ने यहाँ कब्जा कर लिया। वो इसे बॉम्ब बोहिया कहते थे।
1661 में पुर्तगाली प्रिंसेस कैथरीन डी ब्रिगेंजा की शादी इंग्लैंड के किंग चार्ल्स द्वितीय से हुई। दहेज में उन्हें बॉम्बे भी दिया गया। किंग ने बॉम्बे को 10 पाउंड के मामूली किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाई और करीब 90 सालों तक यहाँ शासन किया और बॉम्बे के आइलैंड्स को एक साथ जोड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी से बढ़ावा मिलने के कारण गुजराती लोगों का दबदबा यहाँ बढ़ा, लेकिन उनका मराठियों के साथ टकराव भी बढ़ा और अलग अलग राज्यों की मांग होने लगी। महाराष्ट्र राज्य की मांग 1940 के दशक से ही होने लगी थी। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण ये मांग ठंडी पड़ गई। आजादी के साथ ही ये मांग फिर से तेज हुई। 20 नवंबर 1955 को मुंबई समेत अलग महाराष्ट्र राज्य बनाने की मांग के बीच मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई और सांसद एस.के. पाटिल एक सभा को संबोधित कर रहे थे। पाटिल ने कहा, जब तक आकाश में सूरज और चांद है, मुंबई महाराष्ट्र में समाहित नहीं हो सकता। इसके बाद मुंबई के लोगों को इतना गुस्सा आया कि सभा में शामिल लोगों ने दोनों नेताओं पर पत्थर और चप्पल बरसा दिए। मुंबई के हुतात्मा चौक की तरफ लाखों की भीड़ ने मार्च किया। सीएम मोरारजी ने भीड़ को रोकने के लिए शूट एट साइट एंड शूट टू किल के आदेश दिए। एक ही दिन में 15 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। 15 जनवरी 1956 को प्रधानमंत्री नेहरू ने विदर्भ सहित महाराष्ट्र और कच्छ सहित गुजरात को अलग अलग राज्य बनाने की घोषणा आकाशवाणी पर की। मुंबई को केंद्र शासित राज्य बनाने की घोषणा हुई। मुंबई में फिर विरोध शुरू हो गया। मुंबई सहित संयुक्त महाराष्ट्र के नारे लगाते हुए जनता सड़कों पर आ गई। 16 से 22 जनवरी के बीच महाराष्ट्र में गोलीबारी की कई घटनाओं में करीब 100 लोगों की मौत हुई। 23 अप्रैल 1960 को संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने दिल्ली की ओर बढ़ते हुए बड़ी रैली निकाली। तब कांग्रेस की अध्यक्ष इंदिरा गांधी ने केंद्र सरकार के साथ इस पर चर्चा की। संसद ने मुंबई समेत संयुक्त महाराष्ट्र के पक्ष में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पास किया। मुंबई को संयुक्त महाराष्ट्र की और अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी बनाया गया। इस तरह 1 मई 1960 को संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्व में आया। इसे ही आज हम महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। बाद में गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो गई। महाराष्ट्र की कहानी में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। ये है भाई, ठीक। अब चलते हैं तारीख 1 जनवरी 1818। तारीख 1 जनवरी 1818। जगह पुणे के करीब भीमा कोरेगांव। जगह पुणे के करीब भीमा कोरेगांव। पेशवा बाजीराव द्वितीय की अगुवाई में 28,000 मराठा अंग्रेजी कब्जे वाले पुणे पर हमला करने की योजना बना रहे थे। रास्ते में उन्हें बाजीराव द्वितीय की बात है। रास्ते में उन्हें 800 सैनिक वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सैन्य टुकड़ी मिली। इसकी कमाल कैप्टन फ्रांसिस स्टोंट के हाथ में थी, लेकिन ज़्यादातर सैनिक भारतीय मूल के महार दलित थे। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स ग्रांट डफ अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ मराठाज में लिखते हैं कि पेशवा ने इस टुकड़ी पर हमला करने के लिए अपनी सेना भेज दी। महार सैनिकों से सजी कंपनी फोर्स ने अपने से कई गुना बड़ी पेशवा की सेना को कामयाब नहीं होने दिया। महार सैनिकों से सजी कंपनी फोर्स ने अपने से कई गुना बड़ी पेशवा की सेना को कामयाब नहीं होने दिया। एक अनुमान के मुताबिक इस लड़ाई में पेशवा के 500 से ज़्यादा सैनिक हताहत हुए। जब कंपनी के मारे गए घायल हुए सैनिकों की संख्या करीब 275 थी। आखिरकार मराठों ने कदम खींच ली और महाराष्ट्र के दलित नेता आज भी मराठों पर ब्रिटिश फौज की जीत का जश्न मनाते हैं। महाराष्ट्र के दलित नेता आज भी मराठों पर ब्रिटिश फौज की इस जीत का जश्न मनाते हैं। इस घटना की 200वीं सालगिरह पर 2018 में भीमा कोरेगांव में हिंसा भी हुई थी। इस घटना की 200वीं सालगिरह पर महाराष्ट्र की कहानी सीरीज के तीसरे और आखिरी एपिसोड में जानेंगे देश में महाराष्ट्र क्यों इतना अहम है, क्या छुआछूत के खिलाफ और आज़ादी से जुड़ी क्या घटनाएं हुई, आज़ादी के 13 साल बाद कैसे बना अलग महाराष्ट्र। चैप्टर 1 दलितों और अछूतों के अधिकारों की लड़ाई वाली धरती। इतिहासकारों ने कई जगह लिखा है कि पेशवाओं के शासन के दौरान नगर में प्रवेश करते समय महारों को अपनी कमर पर एक झाड़ू बांध कर चलना होता था, जिससे उनके पैरों के, वैसे अपन इसको वीडियो में देख चुके हैं, उनके पैरों के निशान मिटते चले जाएं। उन्हें अपने गले में एक बर्तन भी लटकाना होता था। वो सिर्फ उसी बर्तन में थूक सकते थे ताकि उनके थूक से कोई स्वर्ण अपवित्र न हो जाए।
अछूत माने जाने वाली जातियों के लोग सवर्णों के कुएं या तालाब से पानी नहीं पी सकते थे और न ही उन्हें मंदिर जाने की इजाज़त थी। पेशवाओं ने अपनी सेनाओं में महारों को नहीं रखा था। इसी वजह से महार जैसी जाति के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में भर्ती हो गए। दलित नेता भीमा कोरेगांव में हुए युद्ध को ब्राह्मणों पर दलित की जीत के तौर पर देखते हैं। दलित नेता भीमा कोरेगांव में हुए युद्ध को ब्राह्मणों पर दलितों की जीत के तौर पर देखते हैं। छुआछूत, जातियों में भेदभाव और समाज में असमानता की वजह से महाराष्ट्र की धरती पर कई सामाजिक आंदोलन हुए। महाड़ सत्याग्रह, महाड़ कहाँ हुआ? महाड़ महाराष्ट्र, महाड़ महाराष्ट्र। अछूतों को पानी का अधिकार दिलाने की लड़ाई। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका में एक सार्वजनिक तालाब था। वहाँ मवेशी पानी पी सकते थे, लेकिन अछूतों को पानी पीने लेने की मनाही थी। कुछ अछूत समुदाय के लोगों ने कोशिश की तो उन्हें पीटा गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में अछूतों को तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन शुरू किया। 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर ने अदालत को बताया कि यह झील महाड़ नगर निगम की ज़मीन पर बनी हुई है। यहाँ से केवल स्वर्ण हिंदुओं को पानी लेने की अनुमति है। जानवरों को काटने वाले खटी मुस्लिमों को भी यहाँ पानी नहीं लेने दिया जाता। कोर्ट ने अम्बेडकर की दलित को स्वीकार करते हुए इसे सभी के लिए खोलने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि यह फैसला किसी एक झील या तालाब तक सीमित नहीं है। किसी को उसकी जाति या सामाजिक आधार पर पानी लेने से मना नहीं किया जा सकता। कब की बात है? 1927 में। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने चर्चित बयान में कहा, हम सिर्फ तालाब से पानी पीने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम यह कहना चाह रहे हैं कि हम भी अन्य लोगों की तरह मनुष्य हैं। महाड़ सत्याग्रह के दौरान दलितों के साथ डॉक्टर अम्बेडकर की पेंटिंग। इस घटना का अछूतों के अधिकार की कोशिश में बड़ा प्रतीकात्मक महत्व है। कालाराम मंदिर में प्रवेश। जब अम्बेडकर की अगुवाई में मंदिर पहुंचे हजारों दलित। कालाराम मंदिर में प्रवेश। जब अम्बेडकर की अगुवाई में मंदिर पहुंचे हजारों दलित। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे बसे नासिक के पंचवट इलाके में भगवान राम का एक मंदिर है, जो कालाराम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान राम, सीता, लक्ष्मण की काले पत्थर की प्रतिमाएं हैं, लेकिन इसमें केवल ऊंची जाति के लोगों को ही प्रवेश की अनुमति थी। 1930 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मराठी शिक्षक पांडुरंग सदाशिव साने के नेतृत्व में कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह शुरू हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मराठी शिक्षक पांडुरंग सदाशिव साने के नेतृत्व में कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह शुरू हुआ। कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह शुरू हुआ कब? 1930 में। किन के नेतृत्व में हुआ था? भीमराव अम्बेडकर और मराठी शिक्षक पांडुरंग सदाशिव। तय किया गया कि सभी लोग 4 टुकड़ियों में बंटकर मंदिर के चारों द्वारों पर धरना देंगे। इस दौरान अम्बेडकर ने कहा, हम मंदिर नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें अधिकार मिलना चाहिए। पूरे बॉम्बे प्रोविंस से ट्रकों में भरकर करीब 15,000 दलित नासिक पहुंचे और मंदिर के चारों ओर धरना देना शुरू किया। तत्कालीन बॉम्बे सरकार ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। 9 अप्रैल 1930 को रामनवमी जुलूस को आंदोलनकारियों ने रोकने की कोशिश की। 9 अप्रैल 1930 को रामनवमी जुलूस को आंदोलनकारियों ने रोकने की कोशिश की। इसमें पत्थरबाजी की घटना हुई। रामनवमी जुलूस को आंदोलनकारियों ने। लेखक धनंजय कीर अपनी किताब डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखते हैं कि बाबा साहब मौके पर पहुंचे, उन्होंने स्थिति को नियंत्रित किया। इंपीरियल काउंसिल और बॉम्बे हाई कोर्ट भी सत्याग्रह के पक्ष में नहीं थे। अप्रैल 1933 में फिर से सत्याग्रह शुरू करने के प्रस्ताव पर अम्बेडकर ने अपनी सहमति नहीं दी। अम्बेडकर का मानना था कि उन्हें मूर्ति पूजा में शामिल होने के बजाय शिक्षा और राजनीति पर ध्यान देना चाहिए।
मूर्ति पूजा में शामिल होने के बजाय शिक्षा और राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। मूर्ति पूजा में शामिल होने के बजाय कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह के बाद अंबेडकर ने ऐसे किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया। कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह के बाद भारत की आज़ादी मिलने के बाद इस मंदिर में अछूतों को प्रवेश मिला। आज़ादी मिलने के बाद मिला था भाई। यह तस्वीर कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह के दौरान की है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर नजर आ रहे हैं। सोर्स पब्लिश भानु हाड़कर, पब्लिश है ना अम्बेडकर.com। पूना फैक्ट, जब दलित आरक्षण के लिए भिड़े गांधी और अम्बेडकर, उस समय किए भाई ये। जब दलित आरक्षण के लिए भिड़े गांधी और अम्बेडकर, 16 अगस्त 1932 की बात है को अम्बेडकर की कोशिशों से ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोट का अधिकार दिया। 16 अगस्त 1932 को अलग निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोट 16 अगस्त 1932 को 2 वोट का अधिकार, यानी दलित एक वोट से अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं और दूसरे वोट से वो सामान्य वर्ग के किसी प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। तो वो एक वोट से अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, दूसरे वोट से वो सामान्य वर्ग के किसी प्रतिनिधि को चुन सकते थे। महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि इससे एक ही समाज में दलित हिंदुओं से अलग हो जाएंगे। 18 सितंबर 1932 को गांधी ने ऐलान कर दिया कि अगर ये फैसला वापस नहीं हुआ तो मरते दम तक उपवास करेंगे। 18 सितंबर 1932। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए महात्मा गांधी का ये कदम किसी झटके की तरह था। वो गुस्से से भर उठे, यहाँ तक कि गांधी के इस कदम को अम्बेडकर ने एक चाल बता दिया। कांग्रेस के नेताओं ने अम्बेडकर को समझौते के लिए मनाने की कोशिश की। 22 सितंबर 1918 को अम्बेडकर गांधी से मिलने पुणे की यरवदा जेल पहुँचे। 1918, तो ये तो बात 1932 की है और ये मिलने जा रहे हैं 1918 में। नहीं, ये गलत है। गांधी के सेक्रेटरी महादेव देसाई के नोट्स के मुताबिक अम्बेडकर ने कहा कि वे दलितों के लिए पॉलिटिकल पावर चाहते हैं, यह उनकी बराबरी के लिए ज़रूरी है। दोनों अपनी जिद पड़ा रहे। अम्बेडकर ने अपने दोस्त और तमिल नेता MC राजा से इस बारे में बात की। राजा ने अम्बेडकर को समझाया। उन्होंने कहा कि देश के लोग दलितों के बारे में हमेशा यही मानसिकता बनाए रखेंगे कि इन लोगों ने गांधी जी की जान के लिए भी समझौता नहीं किया। आखिरकार 25 सितंबर की शाम 5 बजे पूना फैक्ट साइन हुआ। 25 सितंबर की बात है। 25 सितंबर की शाम 5 बजे पूना फैक्ट साइन हुआ। 5 बजे समझौते में तय हुआ कि दलित भी अपर कास्ट हिंदुओं के साथ ही वोट करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए 71 सीट दी थी, जिन्हें बढ़ाकर 148 कर दिया। 71 की जगह 148। क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा? क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा, बताइए पूना फैक्ट से संबंधित निम्न में कौन से कथन सत्य है, कौन से गलत है ना? 71 का 148। 25 सितंबर श्री राजगोपालचारी ने अम्बेडकर के साथ फाउंटेन पेन बदलकर समझौते पर मुहर लगाई। श्री राजगोपालचारी ने अम्बेडकर के साथ फाउंटेन पेन बदलकर समझौते पर मुहर लगाई। अब है महाराष्ट्र से कैसे लड़ी गई आज़ादी की लड़ाई। महाराष्ट्र से तिलक ने गणेशोत्सव के जरिए आज़ादी का आंदोलन चलाया। तिलक ने 1857 में अंग्रेज़ों को देश से उखाड़ फेंकने के लिए एक कोशिश की गई, लेकिन ये नाकाम रही। अंग्रेजी सैनिकों ने इसे बेरहमी से कुचल दिया। इसी दौरान महाराष्ट्र में एक राष्ट्रवादी नेता का उदय हुआ जो स्वराज यानी स्वयं का शासन चाहते थे। ये नेता थे मराठी पत्रकार, शिक्षक और राजनीतिक। मराठी पत्रकार है, शिक्षक है, राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। यानी कि भाई क्वेश्चन ये भी आता है, बताइए निम्न में से कौन? शिक्षक के साथ में पत्रकार भी थे, बाल गंगाधर तिलक। ये लाल बाल पाल वो था है ना, जब लाल बहादुर लाल पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल,
और बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक है ना। और लाल, लाल से लाल बहादुर शास्त्री, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। कार्यकर्ता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। शिक्षक और राजनीतिक एवं सामाजिक। शिक्षक के साथ में पत्रकार भी थे लाल बहादुर शास्त्री। नहीं, बाल गंगाधर तिलक की बात है, बाल गंगाधर तिलक। 1893 में महाराष्ट्र में तिलक ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर गणेशोत्सव मनाने की शुरुआत की। तिलक को महसूस हुआ 1893 में महाराष्ट्र में तिलक ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर गणेशोत्सव मनाने की शुरुआत की। गणेश उत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1893 में, यानी कि शिकागो जो सम्मेलन हो रहा था ना उस समय। भगवान गणेश की पूजा एक ऐसा जरिया बन सकता है जिससे समाज के हर वर्ग के लोगों को इकट्ठा कर स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में बदला जा सकता है। इससे पहले गणेशोत्सव परिवार के बीच मनाया जाने वाला उत्सव था, जिसे खासतौर पर मराठी ब्राह्मण मनाते थे। कौन मनाते थे? मराठी। गणेशोत्सव परिवार के बीच मनाए जाने वाला उत्सव था, जिसे खासतौर पर मराठी ब्राह्मण मनाते थे। इसे सार्वजनिक स्वरूप देने के पीछे तिलक का मकसद था अंग्रेजों के शासन में भारतीयों के भीतर एकता और राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देना। अंग्रेजों के शासन में भारतीयों के भीतर लोक तिलक की इस मुहिम से जुड़े। गणेश विसर्जन के दौरान तिलक ने राष्ट्रभक्ति के नारे, गीत और भाषणों के जरिए लोगों में आज़ादी की मांग को जगाया। ये फोटो है वही समय का। श्री गजानन प्रसन्न गणपति साजगण मार्केट। 1905 में बेलगावी के सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल के सदस्यों के साथ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 1905 की फोटो है। 1905 की फोटो है, देख। उन्नीस सौ 5 की फोटो है भाई ये। गणपति उत्सव साजगण मार्केट। आगे चलते हैं। माना जाता है कि महात्मा गांधी से पहले तिलक ही राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। महात्मा गांधी से पहले बाल गंगाधर तिलक। खुद गांधी ने तिलक को अपने दौरे का सबसे बड़ा जन नेता बताया था। 1917 से 1922 तक ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रहे सैमुअल मोंटेगू ने कहा। 1977 से 1922 तक ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रहे सैमुअल मोंटेग्यू ने कहा, इस वक्त भारत में शायद तिलक से ज़्यादा ताकतवर कोई दूसरा शख्स नहीं था। 1917 से 1922 तक ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रहे सैमुअल मोंटेग्यू। पूरा नाम है मोंटेग्यू का, नहीं वो अलग हो, शायद मोंटेग्यू जॉर्ज। ये सैमुअल मोंटेग्यू है। तिलक पर 100 ईयर्स ऑफ तिलक जिन्ना फैक्ट किताब लिखने वाले सुधींद्र कुलकर्णी के मुताबिक तिलक जी अगर कुछ और साल जिंदा रहते तो शायद भारत का बंटवारा नहीं होता। ये बात सही है। तिलक जी अगर कुछ और साल जिंदा रहते तो शायद भारत का बंटवारा नहीं होता। ये बात सही है भाई। किसने कही है? सुधीर कुलकर्णी ने। 1916 में हुए तिलक जिन्ना फैक्ट में बाल गंगाधर तिलक ने हिंदू मुस्लिम एकता और दोनों समाजों की सत्ता में भागीदारी का फार्मूला निकाला था। अगर वह फार्मूला अटूट रहता तो आगे चलकर भारत का विभाजन नहीं होता, और होता भी तो ताहदी में तब्दील नहीं होता। ये है, यानी कितनी जो आम जनता को संकट भोगने पड़े थे, समस्याओं का सामना करना पड़ा था, वो ताहदी तो है, वो समस्या से सामना नहीं करना पड़ता अगर विभाजन भी होता तो शांतिपूर्ण तरीके से और भौगोलिक तरीक़ों से होता। ये नहीं कि भाई आदान प्रदान हो गया जनता का। अगर 10-10, 20-20 लाख जनता अगर स्थायी रूप से यहाँ से यहाँ और इधर से इधर जाएगी तो व्यवस्था तो चरमराएगी, ठीक है ना। और उस समय जब साधनों की व्यवस्था नहीं थी, रेलगाड़ी कम थी, अल्प मात्रा में थी। अगर यह फार्मूला टूट रहता तो आगे चलकर भारत का विभाजन नहीं होता और
तो ये ताजदीद में तब्दील नहीं होता। खिलाफत आंदोलन से नाराज एक कांग्रेसी ने महाराष्ट्र से आरएसएस शुरू किया। खिलाफत आंदोलन से नाराज एक कांग्रेसी ने महाराष्ट्र से आरएसएस शुरू किया। साल 1919 पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने ओटोमन साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए। साल 1919 पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने ओटोमन साम्राज्य के पहले विश्व युद्ध के बाद, है ना, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918। ओटोमन साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए और खलीफा को सत्ता से हटा दिया। भारत के मुसलमान भी इस विरोध में अंग्रेज़ों के खिलाफ सड़क पर उतर आए। इसका नाम खिलाफत आंदोलन पड़ा। उनको गांधी का भी समर्थन मिला। खिलाफत आंदोलन, बताइए खिलाफत आंदोलन से संबंधित यहाँ पर जो आंदोलन है, जैसे कि भारत छोड़ो, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और ये खिलाफत आंदोलन, सन आ जाएगी और फिर बताइए निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। गांधी का भी समर्थन मिला। डॉक्टरी पढ़कर नए नए कांग्रेसी बने नागपुर के केशव वलीराम हेडगेवार को गांधी का यह फैसला सही नहीं लगा। डॉक्टरी पढ़कर नए नए कांग्रेस बने नागपुर के केशव वलीराम हेडगेवार को, पूरा नाम है हेडगेवार को, गांधी का यह फैसला सही नहीं लगा। 2 साल बाद 1923 में नागपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ। वलीराम हेडगेवार, तब भी कांग्रेस ने आवाज़ नहीं उठाई। हेडगेवार के मन में हिंदुओं के लिए अलग संगठन तैयार करने का ख्याल आने लगा। 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी थी। हेडगेवार ने 5 लोगों के साथ अपने घर शुक्रवारी में एक बैठक बुलाई और कहा कि आज से हम संघ शुरू कर रहे हैं। बैठक में हेडगेवार के साथ विनायक दामोदर सावरकर के भाई गणेश सावरकर। 27 सितंबर 1925 को दशहरा के दिन हेडगेवार ने की थी भाई, हेडगेवार ने शुरुआत 5 लोगों के साथ। विनायक दामोदर सावरकर के भाई गणेश सावरकर, डॉक्टर वी.एस. मुंजे, एल.वी. परांजपे, बी.बी. थोलकर शामिल थे। 17 अप्रैल 1926 को हेडगेवार के संगठन का नामकरण हुआ, राष्ट्रीय सहयोग संघ यानी कि आरएसएस। 17 अप्रैल 1926 आरएसएस। 1925 में विजयदशमी के दिन नागपुर में डॉक्टर केशव वलीराम हेडगेवार आरएसएस की स्थापना की। इसके संदीप पाल 1925 में। 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। कब? 1930 में। तब हेडगेवार इस आंदोलन में शामिल हुए और जेल में गए। करीब 9 महीने में जेल में रहे। आज़ादी की लड़ाई और उसके बाद भी अलग अलग मौक़ों पर इस संगठन की भूमिका रही। फिलहाल देश में संघ के समर्थन वाले बीजेपी की सरकार है। अब ये चैप्टर 3 को और चैप्टर 4 को इनको बाद में देखेंगे, है ना। 3 ठीक बीजेपी की सरकार है, उसको बाद में देखेंगे।